के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा बिलीफ है कि दिन भर आप इंतज़ार ज़रूर करते होंगे कि यार कब मौका आएगा कि हम लोग साथ मिलके पढ़ाई करेंगे। तो चलो यार, आज हमारा डे 4 है और आज हम कहीं ना कहीं एक शिफ्ट लेके आएंगे फ्रॉम ऑल द P&L, ऑल द ट्रेडिंग दैट वी हैव डन टू बैलेंस शीट। तो देखते हैं, मज़ा आएगा। बैलेंस शीट आज से, हाँ यार आज बैलेंस शीट करवाना है। मेन काम मेरा बैलेंस शीट का ही है, तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा कि अपन ने कुछ नया किया है और साथ साथ में फिर उसके बाद हमें इसको सम अप करके कंपैरेटिव और कॉमन साइज चालू करना है। तो इसी अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सब लोग हेडिंग आज डाल लो, जितने भी लोग आ चुके हैं। आई डोंट नो बाकी लोग अभी भी कहाँ पे हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बैलेंस शीट आज हम करने वाले हैं। चलो, तो कोई मिसिंग नहीं है, मतलब मुझे लगना चाहिए ना यार सारे लोग प्रेजेंट है, तभी तो पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आएगा। वरना क्या अकेले अकेले कैसे अपने से पढ़ते रहेंगे, कोई मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए सबका होना ज़रूरी है, जितने लोग हैं सबका होना ज़रूरी है भाई। तो चलो, क्योंकि भाई क्या है, सबकी अटेंडेंस लग जाए तो फिर अलग ही फीलिंग आती है। तो आज हमारा डे 4 है। और हम शुरू करने वाले हैं बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ऐसा मुझे भी लगता है कि 11th में आपने थोड़ी बहुत तो बैलेंस शीट पढ़ी ही होगी, ज़्यादा नहीं तो एक बेसिक रफ आइडिया तो आ ही गया होगा। एक रफ आइडिया मैंने जैसा बोला कि सबको बैलेंस शीट का होता ही है कि बैलेंस शीट होती क्या है, किस तरीके से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो ठीक है, अपन इसमें एक नया एस्पेक्ट जोड़ेंगे क्योंकि मुझे तुम लोगों को ट्रिक सिखानी है। इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट द बैलेंस शीट, मुझे आपको ट्रिक्स बताना ज़रूरी है, मुझे आपको तरीके बताना ज़रूरी है कि आप बैलेंस शीट को कैसे याद रख सकते हो, आप बैलेंस शीट को कैसे कर सकते हो। और उसी से रिलेटेड आज की पूरी क्लास होने वाली है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जिसको बैलेंस शीट याद हो गई उसको फिर आगे की बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें दोबारा से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारा काम है हम बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करें और देखें भाई कि बैलेंस शीट कैसे वर्कआउट करती है। तो यार शुरू करते हैं बैलेंस शीट के साथ। जनरली अब अगर मैं बैलेंस शीट को बहुत आराम से समझाना चालू करूं, जो आपने शुरुआत देखी होगी वो ये बोला जाता है, मैंने कल आपको इसकी हिंट भी दी थी अगर आपने ध्यान दिया हो, कि भैया बीच में बैठा होता है बिजनेस। ये जो बिजनेस होता है इसके इस तरफ आता है ओनर और इसके इस तरफ आता है मार्केट। एक तरफ बैठा है ओनर, दूसरी तरफ बैठा हुआ है मार्केट। अब ये बिजनेस बड़ा परेशान है भाई बीच में बैठ के, क्योंकि बिजनेस को लग रहा है कि यार मुझे मार्केट भी संभालना है और मुझे ओनर को भी कमा के देना है। नाउ हमारा कंपनीज एक्ट, इस बार मैं पूरा कंपनीज एक्ट के तहत चलने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बार जब मैं कंपनीज एक्ट के तहत चलूंगा तो कंपनीज एक्ट ने बोला बिजनेस यस लिखते जाना अगर तुम भी मेरे साथ नोट्स बना रहे हो। बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्लियरली कंपनी ने लिख दिया है या कंपनीज एक्ट ने लिख दिया है 1956, जो कि 2013 में फिर से हुआ, अमेंडेड इन द ईयर 2015। तो बिजनेस को क्लियरली बोल दिया गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर बिजनेस अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है तो फिर ओनर क्या हुआ? ओनर अपने आप में ओनरशिप रखेगा, परसेंटेज रखेगा, शेयर रखेगा बिजनेस अपना, बिजनेस के अंदर अपना ओनर। लेकिन ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो फिर ओनर ने जो पैसा लगाया वो क्या कहलाया? सो वॉट एवर मनी ओनर हैज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया, ओनर उसको नाम दे सकता है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, सो फॉर मी इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सो ओनर का खुद का पैसा था, ये तो तुम्हें भी पता होगा।
सबको समझ में आ रहा है, आई नो। चलो चालू करते हैं आगे। ओनर को खुद को समझ में आ रहा होगा कि भैया जो भी पैसा मैं लगा रहा हूं वो पैसा मैं एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक तरीके से लगा रहा हूं, वो मेरा खुद का पैसा है, ओनर का खुद का पैसा है। तो ओनर उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट को सीधे सीधे नाम देगा कि भैया मैंने अपना पैसा लगाया है तो वो पैसा मेरे लिए मेरा एसेट है। Whatever money I am investing is an asset for me because that money belongs to me। और अगर आपको एसेट के बारे में एक छोटी सी चीज़ मालूम हो जो कल मैंने आपको बताई है, और वो ये है कि एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। एसेट्स हमेशा 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 डेबिट नेचर का होता है। कभी भी एसेट्स क्रेडिट नेचर के नहीं हो सकते। एसेट्स हमेशा डेबिट नेचर के होते हैं। ये एक तरीके का रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है। डेबिट इज समवॉट दैट बिलोंग्स टू मी, तो एसेट भी इज समवॉट दैट बिलोंग्स टू मी। डेबिट भी यही शो करता है जो मुझे बिलोंग करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वॉट एवर बिलोंग्स टू मी इज डेबिटेड। तो एसेट हो नहीं हो, खर्चा हो, जो भी हो, अगर मेरा है तो वो मेरे लिए डेबिट होगा। तो डेबिट शो करता है वॉट एवर यू ओन। तो मैं लिख देता हूं, डेबिट का मतलब भी जो होता है, डेबिट का मतलब होता है वॉट एवर यू ओन। आप जो भी ओन करोगे वो आपके लिए एसेट होगा, वो आपके लिए डेबिट होगा। तो बेसिकली डेबिट मींस वॉट एवर यू ओन, और एसेट्स का भी मतलब वही होता है जो तुम्हारा है वो तुम्हारे एसेट्स है। नाउ ओन का मतलब ये हो जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैसी चीज़ है। अगर तुम्हारी है, खर्चा है तुम्हारा है, जिम्मेदारी है तुम्हारी है, कोई भी चीज़ तुम्हारी है तो तुम उसे डेबिट नाम दे दोगे। और एसेट्स मतलब द प्रॉपर्टी यू आर हैविंग, सिंपल सी बात है। तो ये तो ओनर का कच्चा चिट्ठा हो गया, ओनर का पर्सपेक्टिव हो गया। अब जब मैं बिजनेस के ऊपर आता हूं, मैं बिजनेस को देखता हूं, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो वो बिजनेस ने पैसा उठाया कहां से है, तो मैं एरो करके लिखूंगा, बिकॉज मनी जो है वो बिजनेस को, फिर से बोल रहा हूं, मनी जो बिजनेस को मिला वो बिजनेस को मिला ओनर से। जो मनी बिजनेस को मिला, बिजनेस ने उसे नाम दिया कैपिटल, बिकॉज वो पैसा बिजनेस का नहीं है, वो पैसा है हमारे ओनर का। तो बिजनेस ने नाम दिया उसे कैपिटल, यानी बिजनेस के लिए ये हो गई एक लायबिलिटी। लायबिलिटी, कल 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 मैंने हिंदी में लायबिलिटी को कुछ बोला था, जरा टाइप करके बताएंगे सब लोग कि मैंने क्या बोला था उसको। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से टाइप करके बताओ कि मैंने लायबिलिटी को हिंदी में क्या बोला था कल। जो कैपिटल है बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को मैंने कुछ तो बोला था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने क्या बोला था। लायबिलिटी को कुछ तो बोला था मैंने हिंदी में। तुम लोग टाइप करो तो मैं जानूं कि तुम्हें समझ में आया। अच्छा, ओके, ठीक है। पराया होता है, अरे वाह, पराया, क्या बात है, क्या बात है। पराया, या जिन लोगों ने उधारी भी बोला वो भी सही है। अगर उधारी पे आ रहे हो तो पराया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उधारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यार बिजनेस का पैसा थोड़ना है, बिजनेस का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस इज बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नाउ आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लेते हैं, चलो यार कॉमर्स बाबा का नाम लेके चलते हैं। नाउ कॉमर्स बाबा कोई इंसान नहीं है, आई नो, बट मैं कॉमर्स बाबा नहीं हूं। मेरा लीगल नाम मेरे आधार कार्ड पे आशीष चौधरी है, ठीक है। सो मैं कॉमर्स बाबा नहीं हूं। कॉमर्स बाबा मेरी फर्म का नाम है, जो मेरी फर्म है। सो इसी तरीके से लेते हैं, चलो मारुति उद्योग ले लेते हैं। तो मारुति उद्योग अगर तुम देखते हो तो कभी भी अगर तुम रास्ते चलते जा रहे हो तो तुम्हें कभी मारुति उद्योग टहलता नहीं दिख जाएगा। अरे अरे मारुति उद्योग कहाँ जा रहे हो, तुम देखा मैंने तुम्हारी कारें आती हैं, ऐसा नहीं होगा। मारुति उद्योग तुम्हें कभी भी टहलता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मारुति उद्योग इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका ओनर वो अलग है, यानी ओनर का अपना आधार कार्ड है, और जो कंपनी होती है उसका अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो बिजनेस अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। बिजनेस के पास जो पैसा आता है वो कैपिटल हो गया। कैपिटल लायबिलिटी एक उधारी है, यानी पराया होता है, यानी उधारी है। यहां तक हम बहुत सही जा रहे हैं, पता है, बहुत सही जा रहे हैं। यानी बिजनेस के पास लायबिलिटी आ गई। अब जैसा अपन सबने सीखा है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, जो तुम लोगों को मैंने पहले से भी सिखाया कि लक्ष्मण रेखा मतलब यहाँ पे बताया अपन को। अपने में से किसी ने था, किसने बोला था लक्ष्मण रेखा की बात किसने की थी सबसे पहले, लेकिन मैं यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। नाउ देयर इज अ रीजन मैंने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींची है। कारण, क्योंकि ओनर से हमें कोई लेना देना नहीं है। पूरा जो हमारा अकाउंट्स होने वाला है, यहाँ पे सितारा बना लो बिजनेस के ऊपर, कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू इन अकाउंटेंसी दैट विल बी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस ओनली। कि बिजनेस के लिए चीज़ें क्या हैं, मारुति उद्योग के लिए चीज़ें क्या हैं, कॉमर्स बाबा के लिए चीज़ें क्या हैं। यानी हमें सिंपली लेके चलना है कि बिजनेस का माइंडसेट क्या होता है। ओनर के लिए क्या होता था,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बिकॉज आई हैव टू बिल्ड अप योर बेसिक्स, मैंने इसलिए तुम्हें ओनर से रिलेटेड बताया। लेकिन तुम्हें ओनर का पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलना, इसलिए ओनर से पहले ही मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी। दिस इज जो ये वाला पार्ट है बिजनेस का, दिस इज द थिंग जो तुम्हें याद रखनी है यहां से, कि बिजनेस अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस को जो पैसा मिलता है ओनर से वो कैपिटल कहलाता है, वो अपने आप में लायबिलिटी है, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा नहीं है, वो पैसा ओनर का है। नाउ बिजनेस के बारे में जब सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया तो बिजनेस क्या करता है, मान लो बिजनेस के पास, अब यहां पे मैं बिजनेस के बारे में एक दूसरी कहानी बताना चालू करूंगा आपको। बिजनेस के पास पैसा आ गया, बिजनेस के पास मनी है, और वो लिख देता हूं मनी फ्रॉम दी ओनर है। बिजनेस आराम से पैसा लेके बैठा हुआ है, बिजनेस के पास जो भी पैसा है दैट इज द मनी फ्रॉम द ओनर। लेकिन ये चीज बिजनेस भी जानता है कि अगर वो पैसा सिर्फ रखेगा, उठा के रखेगा बिजनेस कि हमारे पास पैसा रखा हुआ है, तो याद रखो पैसे से कंपनी फॉर्म नहीं होती, मतलब पैसे से कंपनी नहीं चलती। आप बीच खेत खलियान में करोड़ों की गड्डी लेके बैठ जाओ और सोचो कि मेरा बिजनेस रन हो जाएगा, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। इस तरीके से बिजनेस नहीं किया जाता है। बिजनेस करने का सही तरीका होता है, वॉट एवर मनी यू आर गेटिंग, जो भी मनी तुम्हें मिल रहा है, यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस फॉर बाइंग एसेट्स एंड समथिंग, जो भी तुम्हें खरीदना है। तो वॉट एवर मनी यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दी ओनर, हाँ भैया तुमने उसको कैपिटल दिखा दिया। बीइंग अ बिजनेस तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो भी पैसा मिला यू शोड इट एज अ कैपिटल कि भैया हमारे पास कैपिटल है। लेकिन ये कैपिटल जनरली जो आपको मिलती है, जनरली पहली सिचुएशन में बता रहा हूं, दोनों सिचुएशन बताऊंगा लेकिन पहली सिचुएशन सुनो। कैपिटल जो ओनर से मिली वो कैश में थी। बिजनेस बड़ा खुश हो गया, बिजनेस को बड़ा अच्छा लगा कि यार हमारे पास कैश आ गया है, हमारे पास पैसा रखा हुआ है। बिजनेस बड़ा खुश है कि हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल मतलब ओनर जो है वो कैश दे चुका है। से फॉर एग्जांपल जो बिजनेस ने कैश दिया है वो 10 लाख रुपए है। नाउ कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर होता है वो कैश भी देता है, अपने बिल्डिंग प्लांट मशीनरी उसके पास पुराने किसी चीज़ के पड़े रहते हैं वो भी देते हैं साथ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेस के साथ क्या हुआ है, बिजनेस को सीधे सीधे कैश मिला है, बिजनेस को और कुछ नहीं मिला, बिजनेस के हाथ में सीधे कैश पड़ा हुआ है। अब यार बिजनेस बड़ा दुविधा में कि यार हमारे पास कैश तो आ गया, लेकिन इस कैश का क्या करें। अगर हमें काम चालू करना है तो उसके लिए हमारे पास लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, वही सब मतलब फैक्ट्री होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ये सब तो बनाना पड़ेगा ना। तो बिजनेस ने पैसा खर्च करना चालू किया इसी कैपिटल के थ्रू। ये जो कैपिटल दिख रही है ना, इसी कैपिटल से पैसा खर्च करना चालू किया और बिजनेस ने अपने नाम पे एसेट्स खरीदना चालू किए। अब यहां पे क्या किया बिजनेस ने, सबसे पहले तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, यानी उन्होंने लैंड खरीदा, एक ओपन एरिया खरीदा। उसके साथ साथ उसी प्रॉपर्टी पे एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्टेड थी, बगल में जस्ट एडजेसेंट एक बिल्डिंग भी थी, उन्होंने वो बिल्डिंग भी खरीद ली। थर्ड, वो जानते थे कि प्रोडक्शन अगर उन्हें करना है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो उनके पास प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, तो उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी। फिर ऑब्वियसली उन्हें बैठने के लिए, काम करने के लिए डेस्क वगैरह भी चाहिए, यानी उनको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उन्होंने फर्नीचर भी लिया। उन्हें यह भी पता था कि पूरा कैश खर्च नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कैश उन्होंने बैंक में डाला, तो उन्होंने उसे नाम दिया कैश एट बैंक। जो पैसा उन्होंने बैंक में रखा, और जो उन्होंने डेली खर्चे के लिए अपने पास रखा, उसे उन्होंने नाम दे दिया कि भैया हमारे पास कैश इन हैंड भी है। यानी बिजनेस ने ये कैपिटल से, ध्यान से देख रहे हो ये कैपिटल, इस कैपिटल के थ्रू इतने सारे एसेट्स परचेज कर लिए। तो मेरा यहां पे क्वेश्चन आपसे ये है कि बिजनेस ने जो भी एसेट्स खरीदे वो एसेट्स बिजनेस के हुए या फिर ओनर के हुए? मेरा ये आपसे सवाल है, कृपया करके इसका आंसर दे। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जितने लोगों ने ओनर आंसर दिया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए सवाल शुरू होता है अब। इसलिए मैंने बोला था कि भैया जितने लोग बोल रहे हैं ओनर, मैंने उनके नाम इसलिए लिए थे ताकि ध्यान दे सको मेरी बात पे। तो बहुत ध्यान से ध्यान देना। मान लो मेरा मन किया कि मैं एक गाड़ी खरीदूं, ठीक है, चलो तुम लोग एक गाड़ी खरीदो, एक कार खरीदो। तुमने पैसा कमाना चालू किया, तुमने अच्छी जॉब करना चालू की, और तुम्हारा सबसे पहला काम था कि लेट्स बाय अ लग्जरी बाइक, एक अच्छी सी बाइक खरीदते हैं। हमने अपने मम्मी पापा से कभी बाइक नहीं मांगी, सो लेट्स गेट अ बाइक फॉर आवरसेल्फ विद आवर इनकम। तुम बैंक के पास गए, तुमने बैंक से लोन लिया, उधारी ली। तुम्हारे पास जो पैसा है वो काय का है? उधारी का है। तुम्हारा पैसा नहीं है, वो पैसा बैंक का है। तुमने लोन लिया, तुम शोरूम पे गए, तुमने उस लोन से बाइक उठा ली। पैसा तो बैंक का था, लोन बैंक से लिया था,
लेकिन बाइक तो तुम उठा के अपने पास ले आए। मेरा बस ये सवाल है, टेल मी द बाइक दैट यू हैव परचेज्ड, डज इट बिलोंग टू बैंक और इट बिलोंग्स टू यू? मुझे बस इसका आंसर दे दो, तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। अरे रेड फेरारी, अरे हाँ भाई, वो तो अपने इनकम से खरीदेंगे यार। लाइफ में एक दिन तो ऐसा मौका आएगा ही। अगर दिल से मेहनत करोगे तो आपके विजन्स और आप जो अचीव करना चाहते हो वो दूर नहीं है। बस यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू शुड बी वर्किंग स्मार्टली एंड ऑब्वियसली हार्ड वर्क एट द सेम टाइम, जहाँ आप अपनी ड्रीम्स अचीव कर सको। तो मुझे बताओ भाई यार कि जो पैसा तुमने खर्च किया, जो भी पैसा तुमने खर्च किया लोन के थ्रू, जो लोन उठा के लिया बाइक खरीदने में, वो बाइक तुम्हारी हुई या फिर बैंक की हुई? बताओ, वो बाइक हमारी हुई या किसी और की? इट बिलोंग्स टू अस। ओके, गुड 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 गुड। तो क्या हुआ यहां पे, ध्यान दीजिए। जो भी एसेट्स लिए हमने वो बिजनेस के हुए, वेदर इट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सीधी बात यह है, जैसे ही बिजनेस को कैपिटल मिली, बिजनेस ने कह दिया हाँ भैया हमारे ऊपर उधारी है, हम उधारी चुका देंगे जब हमें ठीक लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उधारी जो ले ली वो हम खर्च नहीं कर सकते। बीइंग अ बिजनेस, हमें पैसा मिला ही इसलिए है ताकि खर्च कर सकें, क्योंकि ओनर इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि वो हमें पैसा देगा और बोलेगा तुम रखो पैसा लेकिन तुम खर्च नहीं कर सकते। सॉरी, इट कैन नॉट हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा वो इसी माइंडसेट के साथ देगा कि ओके बिजनेस भैया, ये रहा पैसा, तुम खर्च करो अपने हिसाब से और इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके चले जाओ। तो ओनर ने जो कैपिटल लगाया, टोटली एग्रीड, whatever money invested by the owner into the business is capital, और वो उधारी ही होती है। बट उस उधारी का बिजनेस क्या करता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वो बिजनेस के ऊपर है। बिजनेस बिल्कुल फ्री है, उसमें से क्या खरीदना चाहता है, क्या नहीं खरीदना चाहता, कितना पैसा मेंटेन करना चाहता है, ये बिजनेस के ऊपर है। इसमें ओनर जो है वो बिना बात के छेड़खानी नहीं करेगा। ऑल्दो यस, ओनर जो है वो डिसीजन मेकिंग में आ सकता है, डिसीजंस ले सकता है, लेकिन मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूं जो मैं यहां पे लिख दूंगा कि आजकल के ओनर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सारे डिसीजन खुद नहीं लेते, वो बीच में एक प्रमोटर रखते हैं। और ये प्रमोटर वो इंसान होता है जिसे मालूम होता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और यही प्रमोटर जो होता है, ये प्रमोटर बिजनेस पूरा सेटअप करके देता है। इस प्रमोटर का काम ही यही होता है कि भैया ये जानता है कि ये बिजनेस कैसे सेटअप कर सकता है, तो ये बिजनेस सेटअप करके देगा। प्रमोटर्स वो होते हैं प्रोफेशनल्स जो जानते हैं कि बिजनेस कौन से अच्छे होते हैं और कौन से नहीं। जैसे नल ठीक करने वाला होता है, फर्नीचर वाला कारपेंटर होता है, प्लम्बर होता है, मतलब नल ठीक करने वाला कारपेंटर होता है, ये सारे लोग अपना काम करते हैं, डॉक्टर अपना काम करता है। ऐसे ही प्रमोटर का काम होता है बिजनेस सेटअप करके देना। तो जनरली जो बिजनेस सेटअप करता है वो प्रमोटर करता है। तो ओनर ने पैसा लगा दिया, प्रमोटर के पास जैसे ही पैसा आया बिजनेस के नाम का, उसने बिजनेस के नाम पे ही, प्रमोटर ने बिजनेस के नाम पर चीजें खरीदना चालू कर दी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह, ताकि बिजनेस के पास पूरे एसेट्स तैयार हो जाएं और बिजनेस एक पोजीशन में आ जाए जहां पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, अब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट चीज बताना चालू करूंगा। जब क्लियर हो गया तुम्हें कि ये जो एसेट्स होते हैं ये ओनर के नहीं होते, ये एसेट्स जो होते हैं ये बिजनेस के होते हैं। जैसे मैं हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक बिल्कुल मेरे से वापस पैसा मांग सकता है, बिकॉज मैंने बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, बैंक से उधारी लेके रखी हुई है। नाउ उस पैसे से मैं मारुति स्विफ्ट लेता हूं, फोर्ड इको स्पोर्ट लेता हूं, पुंतो लेता हूं या फेरारी लेता हूं, वो कंप्लीटली मेरी चॉइस है, बैंक उसमें कुछ नहीं कर सकता। सेम बिजनेस के साथ है। वंस कैपिटल इज बीइंग इन्वेस्टेड, बिजनेस जानता है कि ये पैसा उसे ओनर को वापस करना है, बिल्कुल जानता है, बट उससे बिजनेस कौन से एसेट्स लेता है दैट इज टोटली अप टू द बिजनेस ओनली। ये बिजनेस के ऊपर है, इसमें ओनरशिप में कोई छेड़खानी नहीं आएगी। यहां तक करने के बाद थोड़ी सी चिट चैट भी तो होना जरूरी है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भैया ओनर होता है, बिजनेस होता है वगैरह वगैरह। हमने ये कर लिया कि हमें मालूम है हमारे पास कैपिटल है जो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि वो कैपिटल हमें बिलोंग नहीं करती। इनिशियल स्टेज में हमने ये भी सीख लिया कि वो जो कैपिटल है ना, उससे बिजनेस को एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो हम प्राइमरी स्टेज में आ चुके हैं, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में, जहां पे
हमने दिखा दिया ओके मैंने ओनर से 10 लाख रुपए की उधारी लेके रखी है, ओके उस 10 लाख की उधारी से मैंने ये चीजें खरीद ली है और बिजनेस को एक रनिंग सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। ये तो तब तक हो गया टिल द पॉइंट प्रोडक्शन इज नॉट बीइंग स्टार्टेड। ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैंने वहां तक तुम्हें सिखाया जहां तक प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बिजनेस में फ्रेश पैसा आया, कैपिटल, उसके थ्रू एसेट्स खरीदे गए, वो मेरे एसेट्स हैं। ये बेसिक चीज होती है जहां पे बिजनेस शुरू होने की कगार पे आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि भैया इसको बोला क्या जाता है। तो शुरू करते हैं भाई यहीं से। ये क्लियर हो गया आपको? पहले तो यस और नो बता दो मुझे। ये जो मैंने तुम लोगों को इतना बताया, मैंने यहाँ से बताना चालू किया था तुम लोगों को कि बैलेंस शीट जो होती है वगैरह वगैरह पूरा ये नोट करा होगा। मैं 2-2 मिनट के लिए इसको पॉज करते जा रहा हूँ ताकि तुम लोग देखते जाओ। ये मैंने सबसे पहले बताया। उसके बाद में बिजनेस के ऊपर आया कि बिजनेस के पास जो पैसा आया बिजनेस उसे कैपिटल बोलेगा। बिजनेस उसे कैपिटल बोलेगा और उस कैपिटल के थ्रू बिजनेस जो है वो एसेट्स खरीदना चालू करेगा। जो एसेट्स खरीदे जाएंगे वो बेसिकली ओनर के ना होके बिजनेस के होंगे, वो सारे के सारे एसेट्स। ये एसेट्स खरीदता है बिजनेस, जो भी कैपिटल होती है उसके थ्रू। नाउ व्हेनेवर आई एम सेइंग बिजनेस खरीदता है, बिजनेस का मतलब हो गया, मैंने आपको सिखा दिया, प्रमोटर्स और लॉन्ग रन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खरीदते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक समझ में आ गया है तो। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं। यानी मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज, जो मनी इन्वेस्ट किया है ओनर ने, उसके लिए पहली चीज मैंने आपको यह बताई, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कभी तुम लोगों ने टिफिन शेयर करके खाया है? उसका मजा ही अलग होता है। शेयरिंग की है क्या कभी? कभी भी ऐसे मतलब क्लास में कुछ एक ग्रुप बन जाता है और हम लोग मिलके टिफिन खाते हैं सब लोग। एक मेरा भी टाइम था जब हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था, हम उसको सेंट 7 बोला करते थे, SAINT 7, बिकॉज हर एक नाम से हर एक वर्ड से SAINT, आई स्टिल रिमेंबर, हर एक लेटर से किसी न किसी का नाम आता था। तो हमने भी ग्रुप का नाम रखा था और मिल के टिफिन खाया जाता था। तो भैया शेयरिंग होती है या नहीं बताओ यार, शेयर करते हो या नहीं टिफिन? अच्छा करते हो, गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं इसी चीज से समझाना चाह रहा हूं, कंपनी जो होती है ना यार, यहां पे मैं सोल प्रोपराइटर की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। तो यार कंपनी में जब एक इंसान पैसा लगाता है तो कैपिटल, लेकिन जब उसी कैपिटल को बहुत सारे लोग मिलके लगा देते हैं तो उस कैपिटल को शेयर कर लिया जाता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। When only one person is investing the money, that is just the capital. But if that money is being invested by a lot of people, a lot of investors, that is share capital. I hope तुम्हें शेयर कैपिटल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो शेयर कैपिटल मैंने बोल दिया और मैं ये बता रहा हूं कि मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर की जगह यहां पे आ जाएगा मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। जब भी आप कंपनी की बात करोगे, जब इन 3 बुक्स जो आपको मिलने वाली है, जो कि पार्टनरशिप की बुक है, फिर शेयर्स की है और आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो सब जो है वो सब पार्टनरशिप को अगर मैं छोड़ दूं तो कंपनी और एनालिसिस की बात करूं तो कंपनी की बात करती हैं बेसिकली वो। यानी एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, इसलिए जो कैपिटल लगाई जाती है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी भी कहलाता है। नाउ कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन इक्विटी करते हैं, टोटली एक्सेप्टेबल, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज इक्विटी, नॉट इक्विटी, इट्स इक्विटी। बोल के देख लेना एक बार, ठीक है। सो शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं। शेयर कैपिटल का एक और नाम है, सिनोनिम है इक्विटी, और वो इक्विटी को एक और नाम से भी जाना जाता है। वैसे शेयर कैपिटल उसका पार्ट कह दिया जाता है, और वो होता है बिजनेस को भी शेयर किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट का कहने का मतलब है आप एटलीस्ट देयर आर 2 और मोर पर्सन, अगर आप 1 पर्सन कंपनी नहीं हो तो 2 और मोर पर्सन है। प्राइवेट लिमिटेड हो तो आप 200 मेंबर हो सकते हैं, और 200 मेंबर से ज़्यादा है तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं। तो वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग हैं।
लेकिन क्योंकि जो कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल को बहुत सारे लोग बांट रहे हैं। एक बंदे की कैपिटल नहीं है, कैपिटल बहुत सारे लोगों की है। बहुत सारे लोगों की होने के कारण हर कोई उसमें एक हिस्सा होल्ड करता है, शेयर होल्ड करता है, तो वो शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी के फंड में। फंड में मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कंपनी की कैपिटल में। तो एक और नाम से जाना जाता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है ये वो पैसा है, ये वो फंड है उन लोगों के लिए या उन लोगों का जिन्होंने बिजनेस में शेयर होल्ड करके रखा है। होल्ड यानी पकड़ के रखा है शेयर, भले ही 2% का है, 1% का है, 0.001% का है, लेकिन शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो यार जो कंपनी होती है उसके अंदर एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ओनर्स लिखा। मैंने कंपनी के अंदर बताया कि जब बहुत सारे ओनर्स होंगे तो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग कैपिटल को शेयर करते हैं, इसलिए बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर स्पेशली शेयर कैपिटल होती है, ना कि कैपिटल। शेयर कैपिटल कहने का रीजन क्या है? बिकॉज दैट कैपिटल इज बीइंग शेयर्ड अमंग सो मेनी इंडिविजुअल्स, जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे। शेयर कैपिटल को एक और नाम दिया जाता है इक्विटी। इक्विटी जो होती है वो एक और नाम से और जानी जाती है शेयर होल्डर्स फंड। द रीजन इट इज बीइंग कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड बिकॉज ये उन लोगों का पैसा है, उन लोगों का फंड है, उन लोगों की कैपिटल है जो बिजनेस में कुछ ना कुछ शेयर होल्ड करते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज होल्ड करते हैं। मेरे ख्याल से मैं अब क्लियर हूं आप लोगों को। ओके डन, सब लोगों ने देख लिया है, तो चलो भाई आगे चालू करते हैं। अब इसके अंदर अपन ने जहां तक शेयर होल्डर्स फंड कर लिया, अब मुझे बैलेंस शीट का इन डिटेल तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में ज़्यादा आसानी होगी कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यार एक तो मैंने सबसे पहले तुम लोगों के लिए निकाला वो था टर्म, यहाँ से मैं उठा रहा हूँ और इधर पे लिख रहा हूँ। जो पहला मेजर टर्म मैं यहाँ से उठाऊंगा वो है इक्विटी। सबसे पहला टर्म मैंने ये उठाया। बिजनेस का ये कहना है, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस का ये कहना है कि वॉट एवर मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर, वो बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर कुछ कहलाती है तो वो है हमारी इक्विटी। काफी ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात की जाए तो वो इक्विटी कहलाती है। तो ध्यान अगर आपने यहां तक दे दिया है तो मैं आपको आगे एक और चीज बता सकता हूं, यानी ओनर से मिला हुआ जो पैसा है दैट इज इक्विटी। बट अगर वो पैसा ओनर से नहीं मिला है, यानी बाहर कहीं से उधारी करके रखी है, तब तुम उसको लायबिलिटी बोलोगे। यानी अगर ओनर से पैसा मिला है, ओके, दैट इज इक्विटी, दैट इज योर इक्विटी। लेकिन अगर ओनर से पैसा नहीं मिला है, तुमने कहीं और से उधारी ले रखी है, मान लो बैंक से उधारी ले ली जाके, मे बी जिससे तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो तुमने उससे उधारी करके रखी हुई है, मे बी किसी और से तुमने लोन लेके रखा हुआ है, तो भैया वो सारी चीज़ें लायबिलिटी कहलाएंगी। तो क्या ओनर से मिला हुआ पैसा लायबिलिटी नहीं है? अरे है ना, लेकिन उस लायबिलिटी का आज के ज़माने में फैंसी टर्म हो चुका है और वो है इक्विटी। Whatever money you have taken from the owner is still a liability, but that liability is termed as equity now. तो कभी भी अगर तुम टिपिकल लायबिलिटी टर्म यूज कर रहे हो तो लायबिलिटी तुम तभी यूज कर सकते हो विच यू ओ टू आउटसाइडर्स, मतलब ओनर से नहीं है, वो आउटसाइडर्स रिलेटेड है। वॉट एवर यू ओ टू आउटसाइडर्स दैट विल बी टर्म्ड एज लायबिलिटी। इफ यू ओ यानी तुम्हारी उधारी ओनर को लेके है तो वो इक्विटी ही कहलाएगा। अगर तुम्हारी उधारी आउटसाइडर्स को लेकर है तो वो चीज लायबिलिटी कहलाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि भाई मैं क्लियर होऊंगा, इफ यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द ओनर, यस इट इज अ लायबिलिटी, बट उस लायबिलिटी का नाम क्या हो चुका है मेरे भाइयों? इक्विटी। अब उसे इक्विटी बुलाया जाता है। तो फिर लायबिलिटी टर्म तुम कब यूज करोगे? जब तुमने आउटसाइडर से कोई उधारी लेके रखी है। मे बी वो बैंक हो सकता है, मे बी वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, मे बी वो कोई रॉ मटेरियल वाला बंदा हो सकता है, मे बी वो मार्केटिंग का कोई बंदा हो सकता है, पब्लिकेशन हाउस, जो भी हो, मतलब बहुत देयर आर सो मैनी रीजंस।
तो इसलिए जब तुम बैलेंस शीट में लिखा देखोगे तो तुम्हें फर्स्ट हेडिंग जो देखने को मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, वो आपको देखने को मिलेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैंने कूद दिया। ये आपको देखने को मिलेगी जब भी आप बैलेंस शीट अपनी नई वाली देखेंगे, एंड दैट इज द रीजन आपको लिखा मिलेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देयर इज अ रीजन, बिकॉज मैंने आपको बताया था जो ओनर पैसा लगाएगा वो पैसा इक्विटी ही कहलाएगा, और जो आउटसाइडर्स का पैसा है वो लायबिलिटीज कहलाएगा। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। तभी जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपको सबसे टॉप पे रोमन नंबर में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नाउ यू नो द रीजन। तो तुम लोगों को क्लियर है और तुम लोग ये फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे कैसे क्यों इक्विटी और क्यों लायबिलिटीज बोला जाता है। ये तुम्हारे लिए अब मेरे ख्याल से काफी क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई तुमसे पूछता है यार व्हाई देयर इज अ हेडिंग लाइक इक्विटी एंड लायबिलिटीज, व्हाई देयर इज नॉट जस्ट लायबिलिटीज ओनली, व्हाई दे हैव यू नो, समझ जाओ कि दे हैव कॉम्प्लिकेटेड द थिंग्स। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो सो देयर इज अ रीजन दे हैव कॉम्प्लिकेटेड द थिंग्स, बिकॉज वो आपसे चाहते हैं कि आप इन डिटेल में जाओ, आप सीखो कि और डिटेल में क्या बोला जाता है, इक्विटी क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और अगर मैं आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं आपको सिखाऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में जाके, तो आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा। आई थिंक सो अभी ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला फंडा सबको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज जल्दी से यस टाइप करना चालू करो कि व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बिकॉज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज टर्म्ड एज इक्विटी एंड द मनी इन्वेस्टेड बाय द आउटसाइडर्स और द मनी प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइडर्स इट इज टर्म्ड एज लायबिलिटीज। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। तो अब मैं तुम्हें इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में और भी चीजें बता सकता हूं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो सबसे पहला आएगा वो होगा शेयर होल्डर्स फंड। जैसा मैंने बताया इक्विटी वही चीज है, लेकिन यार ऊपर इक्विटी यूज कर चुके वर्ड रोमन नंबर में जब वन डाला, क्योंकि ये तो लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, अच्छी बात है। मैं तो रिमूव कर रहा हूं इसको ताकि तुम्हें चीजें क्लियर होने लगे। ठीक है, ये मैंने हटा दिया ताकि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर तुम्हें सबसे पहले हेडिंग पता चल जाए कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हेडिंग जो आती है वो शेयर होल्डर्स फंड है। अब यार इक्विटी को इक्विटी क्यों नहीं लिखा उन्होंने यहाँ पे, ताकि यार अकाउंट्स वाले भी कूल लगे थोड़े से। उन्हें ये ना लगे कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट करें, ऊपर हेडिंग में भी इक्विटी लिख दिया, नीचे सब हेड में भी इक्विटी लिख दिया। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज लाने के लिए इक्विटी को यहाँ पे नाम दे दिया शेयर होल्डर्स फंड, कि भैया हम शेयर होल्डर्स फंड के बारे में जिक्र करेंगे, फंड के बारे में बताएंगे। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले आता है आपका शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर की पहली हेडिंग है, ये देख लेना भाई ध्यान से। नाउ ये जो शेयर कैपिटल है ये वो बताती है वो पैसा जो लोगों ने मिलकर लगाया है, टुकड़ों में लगाया है, लोगों ने इकट्ठा करके लगाया है, एक इंसान ने नहीं लगाया। तभी मैंने बोला था उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर नंबर 1 पहला जो आम इंसान लगाता है, जो बेसिक इन्वेस्टर लगाता है, उसको नाम दिया जाता है, बाप रे, उसको नाम दिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बेसिक आम इंसान लगाता है। और एक दूसरा होता है वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल 2 प्रकार की हो जाती है आपके पास शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। पहला आ गया शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो भी लिख रहे हो 2 मिनट के लिए छोड़ दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। शेयर होल्डर्स फंड मतलब ओनर का पैसा। ये जो भी पैसा है ये ओनर का पैसा है। अब ओनर जो पैसा लगाता है वो 2 तरीके से होता है, और उसको मैं ए और बी पार्ट में बांट रहा हूं। अभी जो भी चीजें तुम्हें स्मार्ट और फैंसी आती हैं अभी उनको पीछे रख देना। मैं हर चीज बता सकता हूं अकाउंट्स के अंदर, लेकिन अभी मैं स्टिक करूंगा कि तुम्हारे कंसेप्ट्स बना दूं। फिर जो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होगा वो चीजें भी क्लियर करेंगे। लेकिन अभी ध्यान दो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। शेयर होल्डर्स फंड यानी ओनर का पैसा। ओनर का पैसा 2 प्रकार से होता है। पहला वो पैसा जो ओनर ने लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहलाता है, चेक करो, शेयर कैपिटल। ओनर 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं डेली इन्वेस्टर्स, रेगुलर इन्वेस्टर्स, और जिनको इतना कुछ लेना देना नहीं होता, वो मार्केट में जो शेयर मार्केट है हमारा, वो शेयर मार्केट के अंदर, उस शेयर मार्केट के अंदर
पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे हमने सिप्ला में लगा दिया, टाटा में लगा दिया, रिलायंस में पैसा लगा दिया, ऐसे हम शेयर मार्केट के थ्रू बिजनेस में पैसा लगाते हैं। उस शेयर मार्केट के थ्रू जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया उसी को नाम दिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वो पैसा है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के अंदर। ये लिखा हुआ है मेरे भाइयों इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? क्या होता है, बिजनेस कई बार कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रायोरिटी देना चाहता है, कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी देना चाहता है, और बिजनेस ये सोचता है कि क्यों ना ये कुछ स्पेसिफिक लोगों से अलग से पैसा मंगवाया जाए और इनको अलग प्रिविलेज दी जाए। ये अलग प्रिविलेज के लिए जो शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये सिलेक्टेड लोगों को इशू किए जाते हैं और इनको डिविडेंड फिक्स्ड दिया जाता है। मतलब अगर प्रॉफिट बटेगा, जो बोलते हैं ना कद्दू कटेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद कहीं जाके वो डिविडेंड जो बचेगा या जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट को बांटते समय डिविडेंड नाम देते हैं। मैं लिख देता हूं DIVIDEND। जो प्रॉफिट आप बांटते हो ना उसको डिविडेंड नाम दिया जाता है, DIVIDEND। द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स। ओनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट आप बांटते हो, 12th में आके उसका नया नाम है कंपनीज के अंदर और वो कहलाता है डिविडेंड। सो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड दोगे, उसके बाद जाके आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना चालू करोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हेडिंग दी थी अपन ने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आए हम शेयर होल्डर्स फंड, उसकी मेजर हेडिंग पे। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर पहली चीज जो आती है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब वो पैसा जो लोगों ने शेयर करके लगाया है। सिर्फ एक इंसान ने पैसा नहीं लगाया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगाया है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, शिवेक चावला आपके लिए भी, तो वो शेयर कैपिटल कहलाई। अब जो मिलके पैसा लगाते हैं ना, उसमें भी दो वैरायटी आ गई। एक वो जो कॉमनली सब लोग मिलके लगा रहे हैं, शेयर मार्केट के थ्रू लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो कहलाया इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक वो पैसा जो लिमिटेड लोग लगाते हैं, जो कंपनी लिमिटेड लोगों को शेयर्स अलॉट करती है और उनको प्रेफरेंस देना चालू कर देती है। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी देना, मैं तुम्हें प्रेफरेंस दूंगा या दूंगी, तो वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दो तरह की शेयर कैपिटल होती है जो मार्केट में होती है। ये दोनों शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होते हैं। लेकिन याद रखना, शेयर होल्डर्स फंड यहीं पे खत्म थोड़ा ना होता है। शेयर होल्डर्स फंड ये भी तो कहता है कि ठीक है, कैपिटल हमारी, मतलब शेयर होल्डर्स की कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अपन ने कैपिटल लिया है, मतलब ओनर्स को ये सेटिस्फेक्शन है, चलो भैया ये कम से कम अपनी बुक्स में शो तो कर रहे हैं कि ये ओनर्स का पैसा है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर्स का पैसा है। ये देखो कंपनी क्लियर कर रही है, हमारा पैसा नहीं है, ये कंपनी ने क्लियर कर दिया किसका पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है। शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर बिजनेस में होल्ड करके रखा है, ये उनका पैसा है। लेकिन कंपनी ने अभी ये क्लियर नहीं किया कि प्रॉफिट किसका है। तो कंपनी क्या करती है, यही शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सेकंड भी लिख देती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखूं या रिजर्व्स एंड प्रोविजंस? वैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस चलेगा, वैसे तुम लोगों को क्या लगता है? मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख रहा हूं अभी, तो चलो ठीक है। सेकंड मैंने लिख दिया बी रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी यहां पे कंपनी क्लियर हो गई कि यार ये सारा पैसा शेयर होल्डर्स का है। ध्यान दीजिएगा भाई लोग बहुत अच्छे से, कंपनी ने क्लियर कर दिया शेयर होल्डर्स का पैसा दो प्रकार का। एक पैसा जो उन्होंने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसको हम नाम देंगे शेयर कैपिटल, और एक जो हमने उनके लिए पैसा कमाया है उसको हम डाल के रखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। यानी जो पिछले साल तक तुम लोग करते आते थे, प्रॉफिट में ले जाके जोड़ दे, प्रॉफिट ले जाके कैपिटल में जोड़ देते, इस साल वो चीज खत्म हो गई। नाउ आप कैपिटल के अंदर प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे, आप वही प्रॉफिट को अलग से लिखोगे अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो पैसा लगाया गया है उसको अलग शो करो शेयर कैपिटल के थ्रू, और जो भी प्रॉफिट कमाते जा रहे हो अगर उसको कहीं जमा करना चाहते हो तो प्लीज जाके प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड मत करो, उसको अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर पुट ऑन करते चले जाओ। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारे रिजर्व्स, बहुत सारे प्रोविजंस बन सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मैंने क्लियरिटी तुम लोगों को क्या दी कि ये पैसा शेयर होल्डर्स का है, ये पैसा उनका है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो मैंने आपको यहां पे दो चीजें क्लियर कर दी।
अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन्होंने सुन भी लिया होगा, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उनका कोई मतलब नहीं है जो उसके अंदर था, अभी आपको इतना याद होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे तुम लोगों को आज का होमवर्क ये है, तुम लोगों को इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पूरा याद होना चाहिए जो मैंने तुम्हें इतना बताया है, प्लस जो मैंने इससे पहले तुम लोगों को बताया ये पूरा सेगमेंट कि प्रमोटर होता है, बिजनेस होता है, और जो बिजनेस है वो एसेट्स खरीदता है, ये सब भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, बैलेंस शीट इज़ अ काइंड ऑफ एन आर्ट। बैलेंस शीट एवं याद नहीं होती है, बैलेंस शीट को टाइम देना पड़ता है, और जब बैलेंस शीट बिल्डअप हो जाती है दिमाग में, तो फिर देखो तुम क्या झंडे गाड़ के आओगे। तो भैया मैं वेट करूँगा तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर एसेट्स कैसे डील होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में जाके बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि तुम लोगों के ये वाले बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, और वो तभी हो सकते हैं जब तुम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। और बैलेंस शीट आज मैंने जितनी सिखाई है वो पूरी तुम लोगों को याद हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, किसी भी कारण से याद हो जानी चाहिए। तो भैया फाइनली तुम लोगों का बस एक ही काम है, जाओ और नोट शेयर करो, और फिर मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम बैलेंस शीट को और करेंगे। अगर तुम अभी से पूछना चाहते हो कि बैलेंस शीट कैसे की जाएगी, तो बैलेंस शीट टोटल 3 पार्ट में की जाएगी, वो तुम्हें हम पता होना चाहिए। मैं जल्दबाजी वाला इंसान नहीं हूं, मुझे कंसेप्ट बनाने हैं। याद रखना, अगर घर वालों से भी कभी पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही सलाह देंगे, बेटा जो इंसान वाकई में जानता है कि वो काम क्या कर रहा है, वो हमेशा सब्र से काम लेगा, और जो इंसान नहीं जानता और बस कराए जा रहा है, वो हमेशा हड़बड़ाहट में भागेगा। बाबा जी ऐसे नहीं है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, मिल जाना मुझे सब लोग। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रचे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 खोके, और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।